हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं CSS के MCQ क्वेश्चंस के बारे में और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। इसके अंदर आपके टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर आपके 25 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी है CSS में। ये दोनों ही आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज CSS? CSS क्या है? ऑप्शन नंबर ए, CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी, CSS इज डिजाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट इंक्लूडिंग लेआउट, कलर एंड फॉन्ट्स। ऑप्शन नंबर सी, CSS इज ए लैंग्वेज यूज्ड टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है, CSS हमारी एक स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है। दूसरा, ये एक ऐसा कंटेंट डिजाइन करने के काम में आती है जिसमें कलर, फॉन्ट, ये सब कुछ होता है, ये भी बात सही है। CSS क्या एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल देता है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये चारों आंसर हमारे सही हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following tag is used to embedded CSS in HTML page? HTML के पेज में CSS को ऐड करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो CSS टैग, देखिए ऐसा कोई टैग यूज नहीं होता। नोट डॉक्यूमेंट HTML, ये CSS में यूज नहीं होता, ये HTML में यूज होता है। स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट में यूज होता है और स्टाइल टैग जो होता है वो CSS का टैग है। तो आपको अगर HTML के पेज में CSS लगानी है तो उसके लिए जो टैग आपको यूज करना है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टाइल टैग। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट? यानी कि वो कौन सा सेलेक्टर होता है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को यूज करने के काम में आता है। तो देखिए हम समझते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है, P टैग, और यहाँ पर हम लेते हैं ID। तो हम ID जो होती है वो हमारी यूनिक होती है। तो इस पैराग्राफ में मैंने ID ली T1 नाम की। ठीक है। चलिए अब मैंने एक यहाँ पे P ली, पैराग्राफ लिया, फिर यहाँ पे मैंने ली क्लास। और क्लास जो होती है, क्लास के अंदर हम मल्टीपल चीज डिफाइन कर सकते हैं। T1 एक क्लास, T2 दूसरी क्लास, T3 तीसरी क्लास। ठीक है। ID के अंदर हमेशा एक आता है और क्लास जो होती है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो टैग, देखिए टैग हमारा जो है वो बेसिकली कुछ नहीं होता। टैग ID होता है लेकिन ID सिंगल के लिए होती है और यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट की, तो इसके लिए आंसर होगा क्लास। ठीक है ना। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, कलर, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी? यानी कि इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी होती है? तो अगर हम HTML के अंदर आते हैं तो देखिए HTML के अंदर मार्जिन, बॉर्डर, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है ना। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर भी ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। एजेक्स भी एक लैंग्वेज है जो कि बहुत फास्ट रेस्पॉन्स देती है, तो ये भी इसके अंदर नहीं होती। ये सब होते हैं आपके CSS के अंदर। तो CSS के अंदर अगर आपको ये सब प्रॉपर्टी लगानी है, आपको टैग्स, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको CSS यानी कि आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर आपको ये सब चीजें मिलती हैं। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर is used to specify a rule to bind a particular unique element। ठीक है ना। यानी कि यहां पर वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सेलेक्टर होता है जो यूनिक एलिमेंट को डिफाइन करता है। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में ही आपको बताया है कि जब आप पैराग्राफ लेते हैं तो
तो उसमें आपने एक आईडी ली, और आईडी हमेशा हम सिंगल लेते हैं जिसका नाम होता है T1। और जब आप क्लास लेते हो तो पी के अंदर आप जब क्लास लेते हो तो क्लास हम ले सकते हैं मल्टीपल, यानी कि T1, T2, T3, इसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए होता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि यूनिक एलिमेंट के लिए आप क्या डिफाइन करेंगे। तो देखिए टैग तो देखिए कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। टैग तो वो होते हैं जो प्रीडिफाइन होते हैं। क्लास हो नहीं सकती क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए होती, दोनों हो नहीं सकते। तो यहाँ पर यूनिक एलिमेंट की जब भी बात आएगी तो आईडी आएगी, और अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की बात आएगी तो आपकी आएगी क्लास। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। देखिए यहाँ पे 3 तरह की हमारी CSS होती है, ठीक है, आपको पता होगी। एक होती है इनलाइन, दूसरी होती है इंटरनल, और तीसरी होती है एक्सटर्नल, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरनल शीट को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज होता है। तो देखिए इंटरनल CSS लगती है हेड टैग में, हेड में किस टैग की मदद से लगती है, स्टाइल की मदद से। यहां पर आपने कहा H1 में एक स्टाइल दे देते हैं हम कलर, और कलर कैसा दे देते हैं उसको, रेड, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे मेरा स्टाइल बंद, ठीक है। तो इंटरनल CSS स्टाइल शीट कैसे लगती है, स्क्रिप्ट टैग की मदद से नहीं, लिंक टैग की मदद से नहीं, क्लास टैग की मदद से नहीं, स्टाइल टैग की मदद से यस। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, देखिए अगर HTML की बात करते तो HTML में बोल्ड करने के लिए बी टैग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी को भी बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर हम बी टैग को बंद कर देते हैं, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि CSS में कौन सी प्रॉपर्टी होती है बोल्ड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट वेट बोल्ड, ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट अलाइन बोल्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। यानी कि कैसे, मान के चलिए आपको HTML के अंदर में राहुल नाम ले लेते हैं, तो आपने बोल्ड करना है HTML में, तो आपने बी के आगे लिख दिया राहुल और आपने बी को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये बोल्ड हुआ है किसकी मदद से, HTML की मदद से। अब हमें किसकी मदद से करना है, CSS की मदद से। तो यहाँ पे कोई टैग होगा P, यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में फॉन्ट वेट, यहाँ पे बोल्ड डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे लिखेंगे राहुल और फिर हमारा P बंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग CSS कोड स्क्रिप्ट। यानी कि इस CSS का क्या आउटपुट आएगा। हमने कहा है H1 में कलर ग्रीन। देखिए एक तो हमने जो ग्रीन लिया है वो डबल कोट्स में लिया है, ठीक है ना, हमें ऐसे लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, एरर आएगी। देखिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है तो एरर आए, एरर नहीं आती। हेडिंग बिकम डार्क ग्रीन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेडिंग बिकम ग्रीन, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये इंटरनल लग रही है या एक्सटर्नल लग रही है, डबल कोट्स भी लगा दिया है, तो इससे कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा जब तक कि हम पूरा की पूरा CSS का कोड नहीं लिखते। अब नीचे क्या हेडिंग है, क्या पैराग्राफ है, हमें कुछ भी नहीं पता हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Which of the following CSS style property is used to specify an italic text। ठीक है, यानी कि italic text को निशिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस CSS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखिए अगर ये HTML में बात होती तो HTML में तो सिंपल हम लिख देते I।
आई में हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया और आई हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई HTML में। लेकिन CSS में आपको कौन सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पैराग्राफ है, हम यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल कोलन इटैलिक, फिर लिखेंगे हेलो, फिर पैराग्राफ को बंद करेंगे। तो हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है? कोलन से पहली वाली प्रॉपर्टी होती है और कोलन के बाद वाली हमारी स्टाइल वो होती है वैल्यू। तो यहाँ पे स्टाइल नहीं, फॉन्ट नहीं, फॉन्ट स्टाइल यस, @फॉन्ट फेस गलत है। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है C। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग CSS कोड? ठीक है ना, इस CSS कोड का क्या आउटपुट आएगा? तो हमारे पास यहाँ हेडिंग है H1। ठीक है, हमने कह दिया कलर रेड, और देखिए कलर रेड के बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है यहाँ तक, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। जब ये हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए, तो ना तो ये वर्क करेगी और ना ही ये वर्क करेगी। ठीक है ना, तो कलर रेड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वर्क करेगी नहीं, ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क करेगी। अभी तक तो ये सही है। ये तीनों वर्क करेंगी नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल वर्क करेगी नहीं। अगर दो प्रॉपर्टी के बीच में सेमीकोलन नहीं है तो वो दोनों ही प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेंगी, इसलिए इसका राइट आंसर है बी, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी। क्लियर है? ये CSS के 30 क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स फॉर वेबकिट? देखिए ये सब हमारे ब्राउजर होते हैं। तो जब आप क्रोम पे यूज करते हैं तो देखिए क्रोम पे जो ब्राउजर यूज होता है, जो क्रोम ब्राउजर होता है, उसके लिए CSS का ये एक्सटेंशन काम करता है। ओपेरा के लिए ये काम करता है। ठीक है ना, वेब के लिए ये काम करता है। तो वेबकिट के लिए कौन सा ब्राउजर का CSS का एक्सटेंशन काम करेगा? तो सिंपल सी वाली बात है D-वेबकिट नाम का एक्सटेंशन काम करेगा। ठीक है ना, ये बेसिकली जब काम में आते हैं जब आप CSS के अंदर जब आप एनिमेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो CSS के अंदर जब आप एनिमेशन पढ़ेंगे तो एनिमेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है 2D एनिमेशन और एक होता है 3D एनिमेशन। तो उन एनिमेशन के अंदर आपको ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो 11th का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is the correct syntax to link an external style sheet in the HTML file? देखिए एक तो आपकी HTML की फाइल है। ठीक है, ये कौन सी फाइल है? ये आपकी HTML की फाइल है। एक आपकी CSS की फाइल है। ठीक है, ये आपने अलग अलग बनाई है। तो जब HTML और CSS की फाइल को अलग बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS की फाइल को HTML में ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि टैग यूज करते हैं लिंक। ठीक है, CSS की फाइल को जोड़ने के लिए हम लिंक यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल नाम का टैग या स्टाइल, ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों में से एक सही है क्योंकि लिंक, ये भी लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक REL स्टाइल शीट, यहाँ तक बिल्कुल बात सही है, और लिंक REL स्टाइल शीट यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब दूसरा लिंक के अंदर एक तो REL मतलब रिलेटिव नाम का एट्रीब्यूट आ गया, और लिंक के साथ जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसका नाम होता है HREF, यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस।
तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है कि लिंक के साथ ये तो टैग होता है, इसका जो एट्रीब्यूट है वो REL ये भी यूज करते हैं और HREF यूज करते हैं, ना कि SRC। तो ये गलत है, ठीक है ना। तो 12th का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हमें लीनियर ग्रेडियंट को CSS छवि के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ये दोनों स्टूडेंटों के लिए है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन ए लीनियर ग्रेडियंट एज ए CSS इमेज, ठीक है ना। देखिए लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है जब आपको अपने में मल्टीपल कलर लगाने होते हैं, मल्टीपल कलर, ठीक है ना। तो आपने एक डिवीजन लिया, एक डिब्बा लिया, इस डिब्बे में हमने कर दिया रेड कलर, तो पूरे में रेड कलर होगा। फिर हमने एक डिब्बा लिया, इस डिब्बे में मैं चाहता हूं कि इतने पोर्शन में तो रेड कलर हो और इतने पोर्शन में येलो कलर हो। यानी कि जब आपको एक ही डिब्बे में एक से ज्यादा कलर लेने हो, जरूरी नहीं है 2 ही लेने हो, आप चाहिए 7 कलर तो 7 ले लो, इतने में रेड, इतने में ब्लू, इतने में ग्रीन, इतने में पिंक, इतने में ब्लैक, इतने में कुछ, इतने में कुछ, जो आपको चाहिए। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी लगती है उसका नाम होता है लीनियर ग्रेडियंट। तो CSS में लीनियर ग्रेडियंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, ग्रे स्केल या इमेज। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है ना। अगर आप पढ़ें तो ग्रेडियंट आपको 3 प्रकार से मिलेगा, एक लीनियर, एक रेडियल, एक कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है ना। पढ़ के जरूर देखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू सेट द इमेज एज ए बॉर्डर इंस्टेड ऑफ द बॉर्डर स्टाइल। यानी कि सिंपल सी वाली बात में आपको एक डिवीजन के अंदर इमेज लगानी है, इसमें क्या लगानी है, इमेज, एक इमेज लगानी है। तो आप CSS की किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए लगा के बताता हूं। मान के चलो यहाँ पे डिव है, यहाँ पे आपने लिख ली स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपको लिखना है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज कोलन URL और इमेज का नाम। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे sachin.jpg और सेमी कोलन। तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज का। तो बैकग्राउंड इमेज सोर्स गलत है, बैकग्राउंड इमेज सही है, बॉर्डर इमेज सोर्स गलत है और बॉर्डर इमेज बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी डिफाइन द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एन एलिमेंट बॉर्डर इन ए सिंगल डिक्लेरेशन, ठीक है। मतलब हमारा सिंपल सा है कि अगर आपको CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, लेकिन आपको सिंगल एक ही वर्ड में लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो देखिए हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं। हमने लगाई यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर पे हमने लगा दिया यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसका मतलब है बॉर्डर की जो ब्रेड्थ होगी वो तो 2 पिक्सल की होगी ब्रेड्थ। बॉर्डर का जो स्टाइल है वो हमारा सॉलिड है और बॉर्डर का जो कलर है वो हमारा रेड कलर का है। तो यहाँ पर एक बॉर्डर बना, एक 2 पिक्सल की ब्रेड्थ है, सॉलिड कलर है और ये रेड कलर का है। सॉलिड की जगह बहुत चीज होती है, सॉलिड की तरह होती है डॉटेड, सॉलिड की जगह होता है डैश्ड। तो डॉटेड में ऐसे बॉर्डर बनेगा, डैश्ड में ऐसे बॉर्डर बनेगा। तो वो ये पूछ रहा था कि आपको सभी कुछ देने के लिए आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम सिंपल देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर कॉलम्स गलत, बॉर्डर ब्रेड्थ गलत,
बॉर्डर पैडिंग गलत और बॉर्डर आपका सही है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका बॉर्डर। सो गाइज, अगर आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका M2R5 पेपर है, ठीक है ना, अगर आपको अपने एग्जाम के लिए टोटल इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, अगर आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए टोटल 700 से प्लस, ठीक है ना, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन निकाले मैंने, जो कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में है। तो आप इसको मुझसे बाय कर सकते हैं सिर्फ 249 रुपीज़ में। एक पेपर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपके MCQ क्वेश्चन है, वो 249 रुपये में। आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको PDF की फॉर्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट 700 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। Which of the following is the correct way to apply CSS स्टाइल? CSS को स्टाइल को अप्लाई करने का इनमें से कौन सा करेक्ट वे है? पहला, इन एन एक्सटर्नल CSS फाइल, आप अलग से CSS की फाइल बना लो, बन जाएगी। इनसाइड एन HTML एलिमेंट, आप HTML के एलिमेंट में लगा दो। HTML के एलिमेंट में मतलब यानी कि ये HTML का एलिमेंट है H1, इसी के अंदर स्टाइल लगा दो। हाँ, ये भी सही है, ऐसे भी लगा सकते हैं। स्टाइल में प्रॉपर्टी दो, वैल्यू दो, ये भी सही है। इनसाइड द हेड सेक्शन, आप इसको भी लगा सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, जी बिल्कुल सही है, ये ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप 3 प्रकार से CSS लगा सकते हो। ये एक्सटर्नल CSS है, ये इनलाइन CSS है, और ये आपकी इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS हमेशा लगती है हेड में, ठीक है ना। तो 16 का राइट आंसर है आपके सामने डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लो मास्टर टैग, आपको इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो आपको कोई ना कोई पहले तो टैग होना चाहिए P, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज के लिए यहाँ पे होता है फॉन्ट साइज, और आपने लगा दिया 20 पिक्सल, और यहाँ पे पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो जैसे ही इसे फॉन्ट साइज 20 मिलेगा, ये फॉन्ट साइज बड़ा कर देगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट साइज नहीं, टेक्स्ट नहीं, साइज नहीं, वो होती है फॉन्ट साइज। तो 17 का राइट आंसर है आपके सामने ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। देखिए बॉक्स मॉडल क्या होता है कि मान के चलिए आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर उसमें आप कोई पैडिंग दोगे तो ये एक दूसरा बॉक्स यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारी मार्जिन रहती है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये पैडिंग की है, ठीक है ना। और ये आपका लेफ्ट मार्जिन, ये आपका टॉप, ये आपका बॉटम राइट मार्जिन, ये आपका बॉटम मार्जिन। इस डिब्बे की कुछ हाइट भी है। तो वो पूछ रहा है हमसे कि CSS में जो बॉक्स मॉडल होता है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती। तो मार्जिन प्रॉपर्टी बॉक्स मॉडल की होती है, ब्रेड्थ आपके सामने है, हाइट है, कलर, देखिए कलर बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये जो कलर जो है ये टेक्स्ट का कलर है, ठीक है ना। तो सिर्फ कलर लिख रहा है ना, तो यहाँ पे कलर इक्वल्स टू कैसा? रेड, ये टेक्स्ट कलर है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट व्हाट काइंड्स ऑफ द लाइन डेकोरेशन आर एडेड टू द एलिमेंट सच एज अंडरलाइन या ओवरलाइन, ठीक है ना। तो देखिए हेलो जो है, हेलो के नीचे हमने लगा दी अंडरलाइन, और अगर हमने हेलो के ऊपर लाइन लगाई है तो उसको बोलते हैं ओवरलाइन। तो ये अंडरलाइन, ये ओवरलाइन। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से आप अंडरलाइन और ओवरलाइन लगा सकते हो, लेकिन किस में? CSS के अंदर। तो देखिए वो सिंपल सी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन।
तो टैक्स डेकोरेशन बिल्कुल सही है। टैक्स स्टाइल, देखिए ऐसा कोई भी टैग नहीं, प्रॉपर्टी नहीं होती। टैक्स लाइन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और टैक्स डेकोरेशन लाइन ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप सिंपल सी भाषा में, यहाँ पे आपका कोई पी टैग है, आपने यहाँ पे स्टाइल लिखी, और स्टाइल इक्वल्स टू आपने यहाँ पे दिया टैक्स डेकोरेशन, बीच में हाइफन आता है, किसी भी प्रॉपर्टी में स्पेस नहीं आ सकता, और टैक्स डेकोरेशन में आपने कह दिया यहाँ पे ओवरलाइन, सिर्फ ओवरलाइन, ओवरलाइंस भी नहीं, और आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो, और यहाँ पे आपने पैराग्राफ बंद कर दिया। तो जैसे ही आप, तो आपका ये आउटपुट आपके सामने आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है टैक्स डेकोरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द लुक एंड डिजाइन ऑफ एन आउटलाइन। ठीक है ना, आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे, ये बॉक्स तो हो गया, ये तो बॉर्डर हो गया, यहाँ पर अगर हमें कोई आउटलाइन देनी है इसके बाहर आगे की तरफ, ठीक है, तो ये आउटलाइन आपकी किस प्रॉपर्टी से आएगी। मैं चाहता हूँ कि रेड कलर से आए। तो आपके सामने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आउटलाइन स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 3 आउटलाइन फॉन्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। तो आपके लिए आउटलाइन के लिए जो होता है वो होता है आउटलाइन स्टाइल। आप 20 का जो राइट आंसर है वो है ए। इस प्रॉपर्टी की मदद से आप आउटलाइन में कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट द शैडो ऑफ फॉर ए बॉक्स एलिमेंट। ठीक है ना, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारा बॉक्स है, ठीक है ना, हमारा एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमें यहाँ पे शैडो देनी है। ठीक है ना, देखिए वैसे तो मैं इस प्रॉपर्टी का नाम बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप गूगल पे जाना, और गूगल पे जाने के बाद आप डालना बॉक्स शैडो इन CSS। जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे कोई वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट में आपको 100 से ज़्यादा शैडो लगी हुई मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको उस शैडो को सिर्फ कॉपी करना है और जहाँ भी लगाना है उसको पेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो बॉक्स की शैडो 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, रेड कलर, ब्लू कलर, तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट शैडो, बॉक्स शैडो, शैडो या कैनवास शैडो। तो उसके लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे उसका नाम होता है बॉक्स शैडो। ठीक है ना, बॉक्स शैडो 2 पिक्सल रेड, तो 2 पिक्सल की रेड कलर की यहाँ पे शैडो बनी हुई आएगी। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान के चलो हमने लिख दिया यहाँ पे मास्टर टैग, और हमें इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट कलर। बहुत लोग गलती करते हैं, वो लिखते हैं फॉन्ट कलर। यहाँ पर टेक्स्ट के कलर के लिए जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, पैलेट नहीं। अच्छा, कलर की स्पेलिंग भी ध्यान देना, COLOUR नहीं, या बचपन में पढ़ते हो HTML में कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। तो यहाँ पर 22 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन। ठीक है, अगर आपके पास एक डिब है और तुम चाहते हो दूसरा डिब्बा जो है वो इसके नीचे आएगा बना हुआ, आप चाहते हो नहीं इसके बगल में आए, तो आपको यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक, पोजीशन, फिक्स या सेट। तो देखिए उस प्रॉपर्टी का तो नाम होता है पोजीशन, लेकिन पोजीशन में आप क्या क्या लगाते हैं।
तो एक तरफ तो लिखा होता है पोजीशन, और पोजीशन में यहां आप लगा सकते हो पोजीशन एब्सलूट, दूसरी पोजीशन रिलेटिव, तीसरी पोजीशन फिक्स्ड, चौथी पोजीशन स्क्रॉल, पांचवी पोजीशन स्ट्रिकी। ठीक है, तो पोजीशन क्या होता है वो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पोजीशन इन पांचों में से ही कोई एक लगाओगे। तो वो हमसे पूछ रहा था कि सीएसएस की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो कोलन से पहली वाली तो प्रॉपर्टी है और दूसरी वाली उसकी वैल्यू है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है बी, पोजीशन प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर एन ओवरफ्लो एलिमेंट। मान के चलिए यहाँ पे एक डिवीजन बनाया और इस डिवीजन के अंदर आपने कोई टैक्स लिखा और वो टैक्स क्या हो गया, इससे बाहर निकल गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, तो ओवरफ्लो, लेकिन अच्छा थोड़ी लगेगा कि डिवीजन के बाहर वो टैक्स है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि ओवरफ्लो में हम यूज करते हैं। ओवरफ्लो स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब है कि यहाँ पर एक स्क्रॉल आ जाए तो बाहर ना निकले, स्क्रॉल करते ही वो पूरा दिखे। ओवरफ्लो हिडन, हम चाहते हैं ये गायब हो जाए, जो फालतू का आ रहा है इसको हिडन कर दो। ओवरफ्लो ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक चले अपने हिसाब से, अगर हम ऑटो लगा देते हैं, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो आप इसका राइट आंसर है डी, आप सब कुछ लगा सकते हो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में। ठीक है, जब आपका टैक्स डिवीजन से बाहर चला जाता है तब हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे उसका नाम है ओवरफ्लो। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी is used to specify table border in CSS। यहाँ पर आपकी एक टेबल है, टेबल क्या होती है, जिसमें रो होते हैं और आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इधर इस समय कितनी रो है आपकी, रो है आपकी 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो आपको इस टेबल के बॉर्डर पर आपको क्या लगानी है, टेबल का बॉर्डर लगाना है। तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो टेबल कोलन बॉर्डर, या टेबल या बॉर्डर, या नन ऑफ द मेंशन। तो याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है। टेबल के बॉर्डर के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे वो आपकी नॉर्मल बॉर्डर ही यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी, बॉर्डर की प्रॉपर्टी से ही टेबल का बॉर्डर लगता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इन ए टेबल। ठीक है, यानी कि आपके पास जो टेबल है, ये एक सेल मान लेते हैं और सेल में लिखा हुआ है यहाँ पे हेलो। आप जो चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हो वो सेंटर में आए। ठीक है ना, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट अलाइन, या टेक्स्ट या नन ऑफ द मेंशन। तो देखिए अलाइनमेंट कुछ नहीं होता, टेक्स्ट कुछ नहीं होता, और नन ऑफ द मेंशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका राइट आंसर है टेक्स्ट अलाइन। अब आप कौन कौन से अलाइनमेंट लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं लेफ्ट, तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आएगा। टेक्स्ट अलाइन आप यहाँ पे लगा सकते हो राइट, तो आपका टेक्स्ट राइट में आएगा। टेक्स्ट अलाइन और आप लगा सकते हो यहाँ पे सेंटर, तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आएगा। और एक चौथा होता है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए। मतलब यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, ये यहाँ खत्म हो रहा 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 है। तो इस समय आपका पैराग्राफ लेफ्ट से तो बढ़िया खत्म हो रहा है, लेकिन राइट से देखो कैसे बेकार जा रहा है। तो अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं तो अब आपका टेक्स्ट बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में ऐसे खत्म होता है। तो उसके लिए टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट अलाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट द
स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द पोजीशन एलिमेंट। मतलब आपका एक बॉक्स है, फिर आपका एक सेकंड बॉक्स है, फिर आपका एक थर्ड बॉक्स है। इस तरीके से अगर आपको एक स्टैक में ऑर्डर में अगर आपको अपने बॉक्स लगाने हैं तो इनमें से आप कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं, वाई इंडेक्स, जेड इंडेक्स, एक्स इंडेक्स या ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए सीएसएस में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है जेड इंडेक्स, ठीक है ना। वाई इंडेक्स और एक्स इंडेक्स आपका कुछ भी नहीं होता भी होगा तो मैंने आज तक इसको नहीं देखा, ठीक है ना। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस कोड। आपके सामने जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एक डिवीजन है, ठीक है, जिसके बॉर्डर की ब्रेथ है 5 पिक्सल, ठीक है। तो बॉर्डर की ब्रेथ का मतलब है हर जगह से 5 पिक्सल है, ठीक है। और बॉर्डर की जो स्टाइल है वो है डॉटेड, सॉलिड, डबल और डैश्ड। तो आपका मान के चलो कोई डिब्बा है, मैं यहाँ पर डिब्बा बना देता हूँ, ठीक है। तो डिब्बे में सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डॉटेड है वो सबसे पहले टॉप होता है, दूसरे नंबर पे होता है राइट, तीसरे नंबर पे होता है बॉटम और चौथे नंबर पे होता है आपका लेफ्ट। तो डॉटेड जो होगा वो तो होगा टॉप। तो बॉक्स हैविंग डॉटेड टॉप अलाइन बिल्कुल सही है। दूसरा सॉलिड जो होगा वो होगा राइट में, तो सॉलिड राइट आउटलाइन, सही बात है। तीसरा जो होता है वो है बॉटम, डबल बॉटम आउटलाइन, सही है। चौथा है डैश्ड, डैश्ड लेफ्ट आउटलाइन, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो ये अलाइनमेंट चलता है वो चलता है क्लॉकवाइज में, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, ठीक है ना। तो बीच में से घड़ी ऐसे चलती है, तो सबसे पहले घड़ी यहाँ पर है, फिर वो चली यहाँ पे, फिर वो चली यहाँ पे, फिर वो चली यहाँ पे, ठीक है ना। तो 28 का राइट आंसर है आपके सामने सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। Which of the following CSS property define the space between cell in a table। ठीक है, तो टेबल के बीच में अगर आपको स्पेस करना है, ठीक है, सेल इन ए टेबल में, तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर या नन ऑफ द मेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे उसका नाम होता है बॉर्डर स्पेसिंग। तो 29 का राइट आंसर है आपके सामने ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अलाउ लाइन ब्रेक विद इन द वर्ड। अगर आपको कुछ वर्ड के बीच में लाइन लानी है या वर्ड को ब्रेक करना है तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लाइन ब्रेक नहीं, लाइन रैप नहीं, वर्ड रैप नहीं, वर्ड ब्रेक यस, तो आप यूज करेंगे वर्ड ब्रेक। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अलाउ लाइन ब्रेक बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में अगर हमें लाइन लानी है तो हम वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो गाइज, लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।